नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेरी गुड। देखिए बेटा, अपन 5-4 दिन लेट हो गए, किसी कारणवश कोई काम में लगा हुआ था और अब तक मैं वीडियो नहीं पहुंचा पाया। आज फिर अपन एक नई वीडियो के साथ मिल रहे हैं। तो आशा करता हूं आप पीछे वाले सभी पार्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, यानी ऑप्टिक्स का जो पार्ट है वह आपका पूरा हो गया होगा। ठीक है, आज अपन चर्चा करने वाले हैं सीनियर क्लास RBSc बोर्ड का पार्ट जो फर्स्ट आता है। और उस पार्ट फर्स्ट में इलेक्ट्रिक पढ़ते हैं अपन। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन चर्चा करेंगे। आज किसकी चर्चा करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो जनरली वे में आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत पहले मैंने एक पार्ट डाला था, उसमें पढ़ चुके होंगे। आज अपन स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है जिसे अपन विद्युतिकी बोलते हैं। विद्युतिकी। अब ये विद्युतिकी होती क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिकी? तो बड़ा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों तथा आवेशों से संबंधित अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, विद्युतिकी कहलाती है। यानी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों तथा आवेशों से संबंधित अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है बेटा? विद्युतिकी कहलाती है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि विद्युतिकी है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले अपन बेटा बहुत सी ऐसी बातें पढ़ेंगे और जिनसे हमें चार्ज का पता चलेगा कि आवेश होता क्या है। तो सबसे पहले किस पार्ट में विद्युत क्षेत्र पढ़ा जाता है, यानी भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें हम विद्युत क्षेत्र की यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की व्याख्या करते हैं। तो कौन सी शाखा है? विद्युतिकी। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों तथा आवेशों से संबंधित अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? विद्युतिकी कहलाती है। इसके आगे अपन बात करेंगे बेटा स्थिर विद्युतिकी। देखिए बड़ा रोचक चैप्टर है बेटा, स्थिर विद्युतिकी। अब स्थिर विद्युतिकी क्या होती है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए बेटा, जनरली मैं आपसे कभी कभी बातें करता हूँ, जैसे बादलों की गर्जन होती है या अपन अपने हाथों को मलते हैं, के जो हेयर है उनमें कंघी करते हैं, यानी कि जहाँ भी अपन घर्षण करते हैं, जहाँ रगड़ का एहसास होता है, वहाँ अपन स्टैटिक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। तो होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युतिकी? यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। देखिए बेटा, स्थिर विद्युतिकी क्या होती है, स्थिर विद्युतिकी की डेफिनेशन आपको आना जरूरी है। स्थिर विद्युतिकी यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेशों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी स्थिर आवेशों से संबंधित या स्थिर आवेश क्या होते हैं इनके बारे में हमें पता चलता है, या स्थिर आवेशों में जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों से संबंधित अध्ययन किया जाता है या इनसे संबंधित अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। तो देखिए बेटा, अब आवेशों की बात तो यहाँ चल रही है कि आवेशों का अध्ययन किया जाता है, आवेशों का अध्ययन किया जाता है, आवेशों का अध्ययन किया जाता है। अब ये आवेश होते क्या है, आवेशों की व्युत्पत्ति कैसे होती है? देखिए बेटा, जनरली में अपन बात करते हैं कि हर एक चीज का, हर एक वस्तु का उद्गम होता है। मैं जनरली में आपसे चर्चा करता हूँ कि बेटा, गंगा नदी जहाँ से निकलती है
उसका क्या हो गया, उद्गम हो गया। अपन जहां से निकलते हैं अपने लिए वो क्या हो गया, उद्गम हो गया। तो गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, तो उसका उद्गम क्या हुआ, गंगोत्री। तो उसी प्रकार से हमें यह चर्चा करनी है कि आवेश जो चार्ज है उसका उद्गम क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए बेटा, आप मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले कि यूनान का वैज्ञानिक होता है बेटा, हर एक शब्द पे फोकस कीजिए आपने। यूनानी वैज्ञानिक, सबसे पहले यूनानी वैज्ञानिक, सर्वप्रथम यही वैज्ञानिक हुआ था, यूनान का रहने वाला था, जिसका नाम था थेल्स। क्या नाम था, थेल्स। सर्वप्रथम यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने एक अंबर नामक पदार्थ होता है बेटा, अंबर नामक पदार्थ, ध्यान दें। अब देखिए आवेश की उत्पत्ति कैसे हो रही है। सर्वप्रथम यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ को ऊनी कपड़े से रगड़ा। किससे रगड़ा, अंबर नामक पदार्थ है, इसको किससे रगड़ा गया, ऊनी कपड़े से। ऊन का कपड़ा लिया और इससे रगड़ा, यानी अंबर नामक पदार्थ को यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ को ऊनी कपड़े से रगड़ा। सबसे पहले बेटा आवेश के बारे में जिसने बताया वह था थेल्स, यूनान का रहने वाला था। अंबर नामक कपड़े को उसने ऊनी कपड़े से रगड़ा। किससे रगड़ा, ऊनी। यानी रगड़ने का मतलब इस प्रकार, जैसे ये अंबर है और ये अपना कपड़ा है, दोनों को किससे, इस प्रकार से रगड़ा, यानी इनमें घर्षण किया तो इसने पाया कि एक दूसरे को आकर्षित करने लग जाते हैं। यह एक दूसरे को, यानी अंबर, जैसे मैं बता देता हूं कि यह तो अंबर नामक पदार्थ है, ये ऊनी कपड़ा है, दोनों को आपस में घर्षित किया तो एक दूसरे को आकर्षित करने लग जाते हैं, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लग जाते हैं। अब इसने ये पाया कि ये आकर्षित ही क्यों कर रहे हैं, आकर्षित इसलिए कर रहे हैं कि जब दो अलग अलग पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है और इनमें आकर्षण का गुण आता है, इसका मतलब क्या होता है, घर्षण एक ऐसी क्रिया है जिससे विजातीय आवेश की उत्पत्ति होती है, जिससे विजातीय आवेश की उत्पत्ति होती है। तो बेटा ये ध्यान रखना है आपको। सर्वप्रथम यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने, मेरे शब्दों पे फोकस कीजिए, इस भाषा को आप लिख लीजिएगा बेटा। सर्वप्रथम यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ को ऊनी कपड़े से रगड़ा तो पाया कि यह पदार्थ हल्की वस्तुओं को, छोटे मोटे तिनके हैं, हल्की वस्तुएं हैं, हल्के कण हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। और आकर्षित करने यानी ये दोनों तो आपस में परस्पर आकर्षित हो रहे हैं, इनके साथ साथ जैसे हल्की वस्तुएं हैं, छोटे कण हैं, उनको ये अंबर नामक पदार्थ है अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ये बात पढ़ने के बाद में आगे अलग अलग वैज्ञानिक आते रहे और उन्होंने आवेश से रिलेटेड अलग अलग व्याख्याएं करते रहे। तो आज अपन कुछ एक और बातें करेंगे, जिससे आवेशन की विधियां अपन पढ़ेंगे। तो बने रहिए बेटा वीएस फिजिक्स पॉइंट के साथ। अब देखिए बेटा अपन बात करेंगे आवेशन की विधियां। भाई आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, किन किन विधियों से आवेश की उत्पत्ति होती है। तो बेटा आवेश की उत्पत्ति की विधियां अपन 3 पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन, एक पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन और एक पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। ये 3 कंडीशन पढ़ेंगे जिनसे हमें आवेश की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे घर्षण द्वारा आवेशन, यानी घर्षण से आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए बेटा घर्षण द्वारा आवेशन की बात करें तो आप मेरे शब्दों पे फोकस कीजिएगा। जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, समझ में आ रहा है ना, जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे ये 2 पदार्थ है जिनको आपस में रगड़ा गया। जनरली में अपन बचपन में चलते हैं बेटा, अरे बचपन में आया था ना आपके, तो अपन क्या करते थे, ऐसे ऐसे, अरे ऐसे करते थे ना। तो इसका मतलब क्या, थोड़ी देर तक अपन ने ऐसे किया, उसके बाद में अपन ने इस प्रकार से नीचे किया, यानी फर्श की ओर किया, या मिट्टी के कणों की ओर किया, या हल्के फुल्के कण है उनकी ओर किया। तो क्या होता है, जादू दिखता है, यानी वो अपने आप इसकी ओर आकर्षित होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? नहीं सोचा था, अब सोच लेना बेटा। क्या होता है, आवेश की उत्पत्ति होती है। क्या होती है, आवेश की उत्पत्ति जब 2 पदार्थों को आपस में घर्षित करवाते हैं। घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब होता है जब 2 पदार्थों को आपस में घर्षित करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है। किस कारण, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है। आवेश की उत्पत्ति होती है, तो समझ रहा बेटा। क्या होता है घर्षण द्वारा आवेशन, जब 2 पदार्थों को आपस में घर्षित करवाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है, और यही क्रिया क्या कहलाती है बेटा, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है।
क्या कहलाती है? घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। आ रहा है ना समझ में? चलो ठीक है। अब देखिए बेटा, इसमें हमें ये पूछ लिया जाएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। देखिए, ये दो वस्तुएं थी और इन दोनों वस्तुओं को अपन ने क्या करवाया? दोनों को आपस में रगड़ा, यानी घर्षित करवाया। इनको घर्षित किया हमने। घर्षित किया तो एक वस्तु तो क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। सपोज दैट, कल्पना कीजिए कि इस वस्तु से, ये फर्स्ट वस्तु है और ये सेकंड वस्तु है। प्रथम वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके किस पर चले जाते हैं? दूसरी वस्तु पे। इलेक्ट्रॉन निकले प्रथम वस्तु से और दूसरी वस्तु पे चले गए, यानी फर्स्ट वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, फर्स्ट वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और दूसरी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, दूसरी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। अब हमें यह बताना है कि ऋणावेशित वस्तु कौन सी हुई और धनावेशित वस्तु कौन सी हुई। यानी चार्ज तो दोनों पर उत्पन्न हो गया, आवेश तो दोनों पर आ गया, परंतु अभी हमें यह पता नहीं चला कि ये एक दूसरी दोनों वस्तुएं जिसको रगड़ने पर आवेश का स्थानांतरण हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, तो कौन सी तो ऋणावेशित हुई और कौन सी धनावेशित हुई। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है क्या कहलाती है बेटा? ऋणावेशित कहलाती है। यानी उस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है, यानी ऋणावेशित कहलाती है, ऋणावेशित कहलाती है, ऋणावेशित कहलाती है। तो समझ गए होंगे कि इन दोनों वस्तुओं में से ऋणावेशित वस्तु कौन सी होगी? जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। यानी अपन पैसों की बात करें, जैसे मैंने आपको पैसे दिए या मैंने पैसे आपसे लिए, मैंने पैसे लिए, आपने दिए, तो आप तो धनी हो गए। मैंने आपसे पैसे लिए तो मैं क्या हो गया? रे शाबाश, क्या हो गया? ऋणी हो गया। तो इस वस्तु से इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले गए, स्थानांतरण हो गया, यानी इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है ऋणावेशित कहलाती है। जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया वह क्या कहलाएगी? ऋणावेशित कहलाएगी। एक और बात, इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है क्या कहलाती है? धनावेशित। क्या कहलाती है? धनावेशित, यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस पर, धनावेशित कहलाती है। यानी जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है क्या कहलाती है? धनावेशित कहलाती है। अब देखिए बेटा, आगे आपको द्रव्यमान से संबंधित बात करनी है कि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण द्रव्यमान में भी कमी होती है। जो धनावेशित वस्तु है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी। धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण द्रव्यमान में भी कमी होगी, द्रव्यमान में भी कमी होगी। यानी जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन घटेंगे उस वस्तु का द्रव्यमान स्वतः घट जाएगा। फर्स्ट वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण द्रव्यमान में भी कमी होती है। समझ आ रहा है ना बेटा? अब देखिए कि ऋणावेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है। तो ऋणावेशित जो वस्तु होती है, नेगेटिव जो वस्तु है, यह है ऋणावेशित वस्तु। आप लिख देना यहाँ, ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण द्रव्यमान में भी वृद्धि। सेकंड में इलेक्ट्रॉन वृद्धि होती है, यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी और ऋणावेशित हो जाएगा। किस प्रकृति कैसी हो जाएगी? ऋणावेशित। और ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण द्रव्यमान में भी वृद्धि हो जाती है, द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। अब देखिए आगे अपन ने ये बात देखी भाई, किस में वृद्धि होती है, किस में कमी होती है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वस्तु उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना? अब अपन घर्षण विद्युत की बात करते हैं कि घर्षण विद्युत क्या है। तो घर्षण विद्युत क्या होता है बेटा? घर्षण आवेशन क्रिया द्वारा, यानी आवेशन जो क्रिया है, घर्षण के द्वारा आवेशन की जो क्रिया है उससे जो उत्पन्न विद्युत है वही घर्षण विद्युत कहलाती है। क्या कहलाती है? घर्षण विद्युत कहलाती है। अब देखिए बेटा अपन बात करेंगे घर्षण से संबंधित कुछ प्रेक्षण।
घर्षण से संबंधित प्रेक्षण का मतलब है अपन प्रयोग करेंगे बेटा, छल्ली और कांच की छड़ को अपन उनके कपड़े से घर्षित करवाएंगे या रेशम के कपड़े से घर्षित करवाएंगे या अदर किसी वस्तु से अपन घर्षित करवाएंगे, ठीक है ना। फिर एबोनाइट की छड़ लेकर के उसको अपन जैसे फर्श से या सिल्क के कपड़े से घर्षित करवाएंगे। तो ये जो प्रेक्षण है ये प्रेक्षण अपन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट प्रेक्षण क्या होता है, कांच की छड़ लेते हैं फर्स्ट प्रेक्षण में, कांच की छड़, और कांच की छड़ के साथ लेते हैं अपन रेशम का कपड़ा। क्या लेते हैं, रेशम का कपड़ा। ध्यान देना, देखिए कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से इस प्रकार रगड़ा जाए। कांच की छड़ के साथ अपन क्या ले रहे हैं, रेशम का कपड़ा ले रहे हैं। जैसे ये कांच की छड़ है अपनी, क्या है, कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ ले ली और कांच की छड़ के साथ अपन ने क्या लिया रे बेटा, ये रेशम का कपड़ा ले लिया। ये क्या है, रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, और इन दोनों को आपस में घर्षित किया यानी रगड़ा। रगड़ेंगे तो क्या होगा, रेशम के कपड़े पर यानी कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर चले जाएंगे। तो रेशम का कपड़ा तो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें तो कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और जो कांच की छड़ है उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी इसे इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े पर चले जाएंगे। कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, रेशम के कपड़े पर। तो बेटा जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आप लोगों के समझ में आया होगा कि कांच की छड़ धनावेशित कैसे हुई, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कांच की छड़ पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसी हो गई ये, पॉजिटिव हो गई। तो समझ गए होंगे बेटा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम की छड़ पर चले जाते हैं, रेशम की छड़ पर चले जाते हैं, कांच की छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। ठीक है, ये तो था फर्स्ट प्रेक्षण। सेकंड प्रेक्षण में बेटा क्या करोगे आप, सेकंड प्रेक्षण में आप आवेशित कांच की छड़ लोगे, आवेशित कांच की छड़, आवेशित कांच की छड़ें लोगे। कितने लोगे, 2 लोगे, यानी एक तो ये है ये अपने पास और एक और आवेशित करके अपन 2 आवेशित कांच की छड़ें लेंगे। कितने लेंगे, 2 आवेशित कांच की छड़ें लेंगे और उनको पास पास लटकाएंगे। क्या करेंगे, नजदीक नजदीक, जैसे एक को यहाँ लटका दिया दूसरे को यहाँ लटका दिया, तो इनके जो निचले सिरे है ना वो दूर हट जाते हैं इस प्रकार से। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये निचले सिरे दूर हट जाते हैं। निचले सिरे दूर क्यों हटेगी, दोनों के मध्य क्या हो गया, प्रतिकर्षण हो गया। क्या हो गया, प्रतिकर्षण। तो समझ गए होंगे बेटा। दूसरा प्रेक्षण अपन ने किया, 2 आवेशित कांच की छड़ें ली हमने। क्या किया, 2 आवेशित कांच की छड़ें ली, दोनों को पास पास लटकाया तो इनके निचले सिरे दूर हट जाते हैं, अर्थात इन दोनों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। दोनों कांच की छड़ें हैं, दोनों आवेशित है, यानी पॉजिटिव चार्ज युक्त ग्लास रोड है, यानी कांच की छड़ है। क्या है, कांच की छड़ है। ये 2 प्रेक्षण आपने कर लिए। अब तीसरा प्रेक्षण देखिए बेटा, थर्ड जो प्रेक्षण है वह होगा, एक तो लोगे आप एबोनॉइड की छड़। क्या लोगे, एबोनॉइड की छड़, और एबोनॉइड की छड़ के साथ आप क्या लोगे, फर लोगे। क्या लोगे, फर यानी पंख या बिल्ली की खाल आप यहां ले सकते हो। क्या ले सकते हो, बिल्ली की खाल। फर का मतलब होता है पक्षियों के पंख या बिल्ली की खाल, या बिल्ली की खाल, ये आप लोगों ने ले लिया। एबोनॉइड की छड़ के साथ आपने फर और बिल्ली की खाल ली। तो ये लो एबोनॉइड की छड़ आपने ले ली, यहाँ एबोनॉइड की छड़ है और यहां पर ये आपने ले ली बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल। इन दोनों को आपस में रगड़ा। ये है आपकी एबोनॉइड की छड़, एबोनॉइड की छड़, इन दोनों को आपस में रगड़ा। तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर, बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनॉइड की छड़ पर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहां से निकले, बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकले, एबोनॉइड की छड़ पर आ गए। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकले यह तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी एबोनॉइड की छड़ कैसे हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो तीसरा परीक्षण आपने किया, एबोनॉइड की छड़ तथा
फर या बिल्ली की खाल लेकर के दोनों को आपस में रगड़ा, तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर एबोनोइड की छड़ पर आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप एबोनोइड की छड़ ऋणाविष्ट हो जाती है। परिणाम स्वरूप एबोनोइड की छड़ ऋणाविष्ट हो जाती है। चौथे प्रश्न आपने क्या किया, दो आवेशित एबोनोइड की छड़ें ली, दो आवेशित एबोनोइड की छड़, एबोनोइड की छड़ें, दो आवेशित एबोनोइड की छड़ें ली, दोनों को पास पास लटकाया, दोनों को पास पास लटकाया, दोनों को पास पास लटकाया तो देखिए क्या होता है बेटा, ये एबोनोइड की छड़ ऋणावेशित और ये भी एबोनोइड की छड़ ऋणावेशित, तो दोनों के जो निचले सिरे हैं ना ये दूर हट जाते हैं, अर्थात इनके मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यानी चौथे प्रेक्षण में आपने क्या किया, दो आवेशित एबोनोइड की छड़ें ली, उनको पास पास लटकाया तो इनके निचले सिरे दूर हट जाते हैं, अर्थात अपन कह सकते हैं कि दो आवेशित एबोनोइड की छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, दो आवेशित एबोनोइड की छड़ों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। अब देखिए बेटा आगे लास्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, एक तो आवेशित कांच की छड़ लेंगे और एक आवेशित एबोनोइड की छड़ लेंगे। चौथी कंडीशन में देखिए अपन क्या करेंगे, यानी चौथा तो आपने पढ़ लिया, पांचवी कंडीशन अर्थात लास्ट स्टेप जिससे हमें आवेश के आकर्षण और प्रतिकर्षण का पता चल जाएगा। तो देखिए बेटा क्या किया आपने लास्ट यानी पांचवी कंडीशन में, एक आवेशित कांच की छड़, एक तो आवेशित कांच की छड़ और इसके साथ में आपने क्या लिया, एक आवेशित एबोनोइड की छड़, एक आवेशित एबोनोइड की छड़, दोनों को पास पास लटकाया, दोनों को पास पास लटकाया, पास पास लटकाया, यानी एक तो आवेशित कांच की छड़ ले ली, एक आवेशित एबोनोइड की छड़ ले ली, दोनों को पास पास लटका दिया, दोनों को पास पास, जैसे ये कांच की छड़ है और ये क्या है, एबोनोइड की छड़ है। अब दोनों को पास पास लटकाया तो इनके जो निचले सिरे हैं ना, निचले सिरे क्या होंगे, नजदीक आ जाएंगे, निचले सिरे पास पास आ जाएंगे इस प्रकार से, यानी दोनों में क्या हो जाएगा, आकर्षण, दोनों में क्या हो जाएगा, आकर्षण। तो लास्ट चरण में आपने क्या किया, जो प्रेक्षण किया उसमें आपने एक तो ली एबोनोइड, घर्षण युक्त एबोनोइड की छड़ एवं घर्षण युक्त कांच की छड़ को पास पास लटकाने पर इनके निचले सिरे पास आ जाते हैं, अर्थात इनमें आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। ये तो चार्जिंग यानी घर्षण युक्त एबोनोइड की छड़ है, घर्षण युक्त एबोनोइड की छड़, और यह है घर्षण युक्त कांच की छड़, घर्षण युक्त कांच की छड़। तो घर्षण युक्त कांच की छड़ व घर्षण युक्त एबोनोइड की छड़ को पास पास लटकाया जाए तो इनके निचले सिरे नजदीक आ जाते हैं, अर्थात अपन कह सकते हैं कि इन दोनों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। अब यहां से अपने पास निष्कर्ष क्या निकलता है, भाई इतना आपने काम किया तो इसका निष्कर्ष तो निकलेगा ही, कोई ना कोई परिणाम तो आएगा ही। अरे अपन ने आटा लगाया, आटा लगाने के बाद में अपने उनको यानी गोंदा आटे को, तो हमें क्या प्राप्त हुआ भाई, आटे का कोई रूप विश्लेषण हो गया, यानी उसको अपन अब रोटी का आकार दे सकते हैं, यानी चपाती बना सकते हैं अपन उससे। तो यही बात अपन समझना चाहते हैं कि यहां से अपन ये 5 प्रेक्षण किए। पहले कांच की छड़ को आपने किससे, रेशम के कपड़े से रगड़ा, फिर एबोनोइड की छड़ को फर्श से या बिल्ली की खाल से रगड़ा, और अंत में दोनों को पास पास आपने लटकाया। तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला, यानी आप क्या लिखोगे निष्कर्ष में, उपर्युक्त प्रेक्षणों से निष्कर्ष निकलता है, उपर्युक्त प्रेक्षण, उपर्युक्त प्रेक्षणों से निष्कर्ष निकलता है, उपर्युक्त प्रेक्षणों से निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। यहां तक लिख दोगे, उसके बाद में क्या लिखोगे बेटा, उपर्युक्त प्रेक्षणों से निष्कर्ष निकलता है कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण, जो सेम आवेश है सजातीय आवेशों के मध्य, सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण, के मध्य प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों के मध्य, विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। देखिए बेटा आवेश की जो वास्तविक पहचान है वह प्रतिकर्षण ही होती है। क्या होती है, प्रतिकर्षण ही होती है।
आज आपने आवेश का जो अध्ययन किया, आवेश क्या होता है इसके बारे में आपने पढ़ा और घर्षण से संबंधित आपने आवेशन की बात की और आपने निष्कर्ष ये निकाल लिया कि दो सजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है, दो विजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो देखिए बेटा, आज के पार्ट में अपन इतना ही करेंगे, थोड़े से समय का अभाव है। अपन कल फिर अगले पार्ट में आवेशन की जो दो विधियां बची है, जिसमें फर्स्ट विधि जो सेकंड विधि आप पढ़ोगे चालन द्वारा आवेशन और एक पढ़ोगे प्रेरण द्वारा आवेशन, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। आज के लिए अपन इतना ही मैटर जो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। ठीक है, समझ में आया होगा। नमस्कार।